अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब हम प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रैक्टिस करते हैं और पहले ही सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है अ लेक्चरर विशेस टू गिव अ मैसेज टू ए स्टूडेंट। एक लेक्चरर एक स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहता है। द प्रोबेबिलिटीज दैट शी यूजेस ईमेल, लेटर और पर्सनल कॉन्टैक्ट आर 0.4, 0.1 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो लेक्चरर है वो मैसेज देने के लिए ईमेल यूज़ करे वो 0.4 है, लेटर यूज़ करे वो 0.1 है और पर्सनली कांटेक्ट करे ये 0.5 है। शी यूजेस ओनली वन मेथड, इसने कोई भी एक मेथड इस्तेमाल करना है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट रिसीविंग द मैसेज इफ द लेक्चरर यूजेस ईमेल, लेटर और पर्सनल कॉन्टैक्ट आर 0.6, 0.8 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। Find the probability that the student receives the message। अच्छा, अब इसमें ट्री डायग्राम की वैसे तो ज़रूरत ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। अगर हम ट्री डायग्राम बनाते हैं तो टीचर जो है ना वो 3 में से एक मेथड डिसाइड करेगा। वो 3 मेथड्स क्या हैं? ईमेल, लेटर, पर्सनल कॉन्टैक्ट। अच्छा, अगर वो ईमेल यूज़ करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी, लेटर की प्रोबेबिलिटी 0.1 होगी और पर्सनल कॉन्टैक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। उसके बाद अगर वो ईमेल यूज़ करे और मैसेज पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। यानी कि ईमेल यूज़ कर भी कुछ 2 काम हो सकते हैं, या तो मैसेज पहुंच जाएगा या तो मैसेज नहीं पहुंचेगा। लेटर लिख के भी 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा या आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा। और पर्सनल कांटेक्ट करेंगे ना तो मैसेज ज़ाहिर है पहुंच ही जाएगा। पर्सनल कांटेक्ट का मतलब है जाके बात करूंगा। अब उसने बोले इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैसेज मिल जाएगा, तो हम ये मैसेज मिल जाएगा वाले रूट है ना, यानी कि वो ईमेल यूज़ करे 0.4 और मैसेज मिल जाए, यानी कि 0.4 इंटू 0.6, या फिर वो लेटर यूज़ करे 0.1 और मैसेज मिल जाए 0.8। लेटर मिल जाए और मैसेज, लेटर भेजे और मैसेज मिल जाए, या वो पर्सनल कांटेक्ट करे और मैसेज मिल जाए। तो 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.1 इंटू 0.8 प्लस 0.5 इंटू 0.1 कितना हो जाता है देख लेते हैं। 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.8 इंटू 0.1 प्लस 0.5 इंटू 1, 0.82। ठीक है, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है कि उसको मैसेज मिल जाएगा। ईमेल भेजा और मैसेज मिल गया, या लेटर भेजा और मैसेज मिल गया, या पर्सनल कांटेक्ट किया और मैसेज मिल गया। टोटल आंसर 0.82 आ रहा है। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है गिवन दैट द स्टूडेंट रिसीव्स द मैसेज फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव्ड इट विया ईमेल। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल है। कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके रूल्स वगैरह को भी डिस्कस करना है मुझे। बहरहाल अभी मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करते ये हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका एक तरीका। यानी कि अगर वो बोल रहे हैं ना गिवन दैट द स्टूडेंट रिसीव्स द मैसेज फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव्ड इट विया ईमेल, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ईमेल रिसीव्ड और फिर गिवन के बाद वाली बात, गिवन दैट द स्टूडेंट रिसीव्ड द मैसेज। ठीक है ना? क्या मतलब क्या किया हमने?
स्टूडेंट के मैसेज रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी जो है उसके पीछे गिवन लिखा हुआ था, गिवन दैट द स्टूडेंट रिसीव्स द मैसेज, तो ये इस लाइन के आगे आ जाएगा, ये लाइन है गिवन, गिवन रिसीव द मैसेज। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव्ड इट विया ईमेल, ईमेल से रिसीव किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर उसने मैसेज रिसीव करा हो तो ईमेल से करा हो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हमारे पास सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी ईमेल से रिसीव हुआ हो गिवन के रिसीव हुआ हो, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ईमेल एंड रिसीव्ड, इसी तरह से है ना, ए एंड बी, और नीचे क्या आएगा, रिसीव्ड यानी कि बी, यानी कि ऊपर आएगा ईमेल से रिसीव किया हो और मिल गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, ईमेल से भेजा हो और मैसेज मिल गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे आएगा किसी भी तरह से मिल गया उसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट करी थी, मैसेज रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 0.82, ठीक है ना। बहरहाल कुछ सवाल में इसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आखिर ये क्या डिनोट करता है। वैसे इसका आंसर अभी आ रहा है 0.29, 0.2926 लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्कस मजीद हम इसको कर लेंगे। ये हमारा पहला सवाल हो गया, आ गया था पार्ट तो मैंने कहा सॉल्व कर ही लेते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट से ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इवन थ्रोज 3 फेयर डाइस, किसी ने 3 फेयर डाइस थ्रो करी हैं। List all the possible scores on the 3 dice which give a total score of 5 and hence show that the probability of even obtaining a total score of 5 is 1/36। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं 3 डाइस को थ्रो करूंगा तो 3 डाइस को थ्रो कर टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं अलग अलग। देखो, पहली डाइस को थ्रो करूंगा तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, 6 आउटकम्स। दूसरी डाइस को थ्रो करूंगा तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, 6 आउटकम्स। तीसरी डाइस को थ्रो करूंगा तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, 6 आउटकम्स। यानी कि टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 6 × 6 × 6 विच इज 216। 216 अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। पहली डाइस को थ्रो करूंगा 6 आउटकम्स हो सकते हैं, दूसरी को थ्रो करूंगा 6 आउटकम्स हो सकते हैं, तीसरी को थ्रो करूंगा 6 आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल 216 आउटकम्स हो सकते हैं। अब इसने बोला वो वाले आउटकम्स लिखो कि जिसमें जो टोटल हो ना वो 5 हो रहा हो। तो टोटल 5 कैसे होगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए और तीसरी पर 3 आ जाए तो टोटल 5 बनेगा। पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी पर 3 आ जाए और तीसरी पर 1 आ जाए तो भी टोटल 5 बनेगा। पहली पर 3 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए और तीसरी पर 1 आ जाए तो भी 5 आ जाएगा। पहली डाइस पर 2 हो, दूसरी पर 2 हो और तीसरी पर 1 हो तो भी 2 और 2 और 1 5 हो जाएगा। पहली डाइस पर 2 हो, दूसरी पर 1 हो और फिर तीसरी पर 2 हो तो भी 5 बन जाएगा। पहली डाइस पर 1 हो, दूसरी पर 2 हो और तीसरी पर भी 2 हो तो भी 5 बन जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी सोचो जरा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6, जिसमें टोटल 5 आएगा। और ग्रैंड टोटल क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज का 216। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो स्कोर होगा तीनों डाइस का मिलाकर वो 5 होगा, हाँ 5 होगा, वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 216। 6 डिवाइडेड बाई 216 कितना आएगा, 1/36।
आंसर। ठीक है भाई, ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों डाइस का जो टोटल स्कोर होगा वो 7 होगा। तो पहले तो हमें आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। क्या क्या हो सकता है? 1 1 5, पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी पर 1 आए, तीसरी पर जो है ना वो 5 आ जाए तो टोटल 7 बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सकता है? 5 1 1, तो भी आउटकम 7 बनेगा। उसके बाद क्या हो सकता है? 1 5 1, तो भी आउटकम 7 बनेगा। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है 2 1 4, तो भी टोटल 7 बनेगा। उसके बाद 2 4 1, तो भी ऐड करो 7 बनेगा। इसके बाद 1 2 4 ऐड करो 7 बनेगा। इसके बाद 1 4 2 7 बनेगा। 4 1 2 7 बनेगा। 4 2 1 7 बनेगा। 1 3 3 1 3 3 7 बनेगा। 3 3 1 7 बनेगा। 3 1 3 7 बनेगा। 2 2 3 7 बनेगा। 2 3 2 7 बनेगा। 3 2 2 7 बनेगा। यानी कि अब अगर आप इन सारे आउटकम्स को देखो तो स्कोर का टोटल जो है ना वो 7 बनेगा। और ऐसे कितने हैं भाई? ये कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चीज़ें 15 चीज़ें हैं। तो 15 अपॉन 216, और इसको सिंप्लीफाई करो 5 से 3 5 15, 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आता है, और 216 को 3 से डिवाइड करो 72 आता है। तो आंसर हो गया 5/72। ये आंसर है हमारा। पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो फिर एक और सवाल पर आते हैं। इससे ही अगला सवाल जो है, रेचल एंड एना प्ले ईच अदर एट बैडमिंटन, ईच गेम रिजल्ट्स इन ईदर अ विन फॉर रेचल और अ विन फॉर एना। The probability of Rachel winning the first game is 0.6. If Rachel wins a particular game, the probability of her winning the next game is 0.7. But if she loses, the probability of her winning the next game is 0.4. By using a tree diagram or otherwise, find the conditional probability that Rachel wins the first game, given that she loses the second. तो करते हैं इसको सॉल्व। ज़रा ट्री डायग्राम बना लेते हैं। पहला गेम हुआ, फर्स्ट गेम, पहला गेम खेला गया। सवाल में लिखा हुआ है ईच गेम रिजल्ट्स इन ईदर अ विन फॉर रेचल और अ विन फॉर एना। यानी कि जितने भी ये बैडमिंटन के गेम्स खेलेंगे उसमें या तो रेचल जीतेगी या तो एना। फिर लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेचल विनिंग द फर्स्ट गेम इज 0.6। रेचल के पहले गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो मैं यहाँ पर 0.6 लिख लेता हूँ। रेचल के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 0.4। रेचल के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो हारने की प्रोबेबिलिटी 0.4। फिर लिखा हुआ है इफ रेचल विन्स अ पर्टिकुलर गेम, अगर ये कोई ख़ास मखसूस पर्टिकुलर गेम जीत जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7। तो इसके अगले गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। पहला गेम हुआ, रेचल जीती, प्रोबेबिलिटी 0.6, हारने की प्रोबेबिलिटी 0.4। लेट से पहला गेम रेचल जीत गई थी, तो सवाल ये लिखता है इफ रेचल
इफ अगर रेचल विंस, अगर रेचल पहला गेम जीत जाए, इफ रेचल विंस अ पर्टिकुलर गेम, अगर रेचल कोई भी गेम जीत जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7, तो इसके अगले गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अगर रेचल कोई भी गेम जीत जाए तो उसके अगले गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, यानी कि जब हम सेकेंड गेम की बात करेंगे तो रेचल के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ठीक है ना। तो हारने की क्या होगी? 0.3। अगर रेचल कोई भी गेम जीत जाए, अगर रेचल कोई भी गेम जीत जाए तो उसके अगले गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, विच मीन्स के हारने की 0.3 है। लेकिन आगे लिखता है बट इफ शी लूजेस, लेकिन अगर वो हार जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.4, तो अगले गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी, यानी कि हारने की 0.6 होगी। अगर कोई गेम हार जाए तो फिर अगले गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी और हारने की 0.6 होगी, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट रेचल विंस द फर्स्ट गेम गिवन दैट शी लूजेस द सेकेंड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेचल पहला गेम जीत जाए गिवन कि वो दूसरा हारी हो। अगेन मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख दूं, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर वो पूछ रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट रेचल विंस द फर्स्ट गेम। फर्स्ट गेम क्या हो? रेचल जीती भी हो, गिवन यानी कि ये डंडा, दैट शी लूजेस द सेकेंड, कि वो सेकेंड हार जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेचल विंस द फर्स्ट गेम गिवन शी लूजेस द सेकेंड गेम। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट विन एंड सेकेंड विन, सॉरी फर्स्ट विन एंड सेकेंड लूज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड गेम लूजर, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैंने जो ट्री डायग्राम बनाया उससे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि रेचल पहला और दूसरा दोनों गेम जीत जाए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेचल दोनों गेम जीत जाए, तो मैं बोलता 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, यानी कि मैं बोलता 0.42। अगर मुझसे कोई ये पूछता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेचल पहला गेम जीत जाए मगर दूसरा गेम हार जाए, तो मैं बोलता 0.6 इंटू 0.3 यानी कि 0.18। अगर कोई मुझसे ये पूछता कि रेचल पहला गेम हार जाए और दूसरा जीत जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं बोलता 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 यानी कि 0.16। अगर कोई मुझसे ये पूछता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि रेचल पहला गेम हार जाए और दूसरा गेम भी हार जाए, तो मैं बोलता 0.4 इंटू 0.6 यानी कि 0.24, ठीक है। अब देखो, मुझे ऊपर क्या लिखना है? पहला गेम जीते और दूसरा हारे, इसकी प्रोबेबिलिटी। पहला गेम जीते और दूसरा हारे, इसकी प्रोबेबिलिटी। पहला गेम जीते और दूसरा हारे, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऊपर लिखना है 0.18, ऊपर लिखना है 0.18। और नीचे क्या लिखना है? दूसरा हारने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा दो तरह से हारा जा सकता है, पहला जीत कर दूसरा हारा जाए या पहला हार कर दूसरा हारा जाए, यानी कि 0.18 प्लस 0.24 ये बन जाता है 0.42, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनता है? 0.18 डिवाइडेड बाई 0.42 विच इज
0.4285, ये मेरा फाइनल आंसर होगा 0.4285, 0.4285, 0.4285 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। सही, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकेंड में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेचल विन्स 2 गेम्स एंड लूजेस 1 गेम आउट ऑफ द फर्स्ट 3 गेम्स दे प्ले। इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि रेचल 2 गेम जीते और 1 गेम हार जाए पहले 3 गेम्स में से। तो अब ये कितनी तरह से हो सकता है? 2 गेम जीतना और 1 गेम हारना, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो पहला और दूसरा गेम जीते और तीसरा हार जाए। ऐसा हो सकता है कि वो पहला गेम जीते, दूसरा हार जाए और तीसरा जीत जाए। ऐसा हो सकता है कि वो पहला गेम हार जाए, दूसरा जीते और तीसरा जीत जाए। इसी तरह से 3 में से वो 2 गेम जीतेगी और 1 हारेगी। अब पहला जीत जाए, दूसरा जीत जाए और तीसरा हार जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? पहला जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी हमें, पहले जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी 0.6, सवाल में लिखा है। फिर सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो कोई गेम जीतेगी, अगर फॉर एग्जांपल वो पहला गेम जीत गई, तो दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। ठीक है ना, अगर कोई पहला गेम जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। फिर साथ में लिखा हुआ था कि अगर रेचल कोई भी गेम जीतेगी, इफ रेचल विन्स अ पर्टिकुलर गेम, कोई खास मखसूस गेम जीत गई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7, तो उसके अगले गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। यानी कि अगर वो पहला गेम जीत गई जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो फिर अगला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। अच्छा, दूसरा जीतकर अब तीसरा हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ज़रा गौर से सुनना। देखो, पहला जीत गई, सही है, मान गए 0.6 प्रोबेबिलिटी। दूसरा जीत गई, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। अब तीसरा खेलने गई और हार गई, लेकिन दूसरा क्या हुआ था? दूसरा जीती थी। तो सवाल में लिखा हुआ था कि इफ रेचल विन्स अ पर्टिकुलर गेम, अगर रेचल कोई ख़ास मखसूस गेम जीती है, मिसाल के तौर पर सेकेंड गेम है, सेकेंड गेम वो जीती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7, तो उससे अगला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। यानी कि अगर ये सेकेंड गेम जीती है, अगर सेकेंड गेम जीती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो थर्ड गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। तो थर्ड गेम हारने की प्रोबेबिलिटी 0.3 होगी, बिकॉज 0.7 0.3 टोटल 1 बनना चाहिए। इसके बाद विन लूज विन, रेचल पहला गेम जीत जाए 0.6, दूसरा हार जाए। अगेन देखो, ये तो यहाँ ट्री डायग्राम से, पहले 2 गेमों का काम तो ट्री डायग्राम से भी हो सकता है। पहला जीत जाए 0.6, सॉरी ये ज़्यादा ही काला हो गया, पहला जीत जाए 0.6 और फिर दूसरा हार जाए 0.3। ठीक है ना, पहला जीत जाए 0.6 और फिर दूसरा हार जाए 0.3, उसके बाद तीसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सवाल को अच्छे से पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है इफ शी लूजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.4। अगर रेचल कोई भी गेम हार जाएगी तो उससे अगला वाला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। अगर रेचल कोई गेम हार जाएगी तो उससे अगला वाला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.4। देखो, अगर फॉर एग्जांपल वो दूसरा गेम हार गई तो तीसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी। सवाल में लिखा हुआ है कि अगर वो कोई गेम हारती है तो उससे अगला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होती है। तो पहला गेम जीतना 0.6, दूसरा हारना 0.3 और तीसरा फिर जीत जाना 0.4। अच्छा, फिर है लूज विन विन। लूज विन विन, पहला गेम हार जाए, पहला गेम हार जाए, पहला गेम हारने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। कैसे पता सर? यहां से देख लो पहले गेम की प्रोबेबिलिटी, या सीधा सीधा सवाल में लिखा हुआ है किसी भी गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो हारने की 0.4 हुई।
दूसरा जीत जाए। सवाल में लिखा हुआ था कि अगर वो कोई भी गेम हारेगी तो उससे अगला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 होगी, तो दूसरा जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 0.4। फिर दूसरा जीत गई। अब सवाल में लिखा हुआ था अगर वो कोई भी गेम जीतेगी, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, दूसरा जीत गई ना, तो अब तीसरा जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 होगी। अब इसको ऐड कर लो, 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.7, ये आ जाता है आपका 0.31। फाइनल आंसर है 0.31। सही। चलो फिर अगले सवाल पर अगली वीडियो में बढ़ते हैं।